नमस्कार, इको एंड एनर्जी टॉक के इस अंक में आपका स्वागत है। इस बार का एपिसोड कुछ विशेष है क्योंकि हम बात करते हैं जनरली एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, एनर्जी के बारे में। और इस बार हम इसमें हेल्थ के मुद्दे को भी शामिल कर रहे हैं। हालांकि पहले भी हम इस तरह के प्रोग्राम कर चुके हैं, हेल्थ की बात उठा चुके हैं, लेकिन आज जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो इस वक्त की एक ज्वलंत समस्या जो पिछले 3 साल से पूरी दुनिया को और हिंदुस्तान को भी परेशान किए हुए, न केवल उस पर अपनी जानकारी देंगे बल्कि किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और इन चीजों का ध्यान रख के भी हेल्थ को देख सकते हैं या उसको महफूज रख सकते हैं, उसके लिए काम कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ ये एक प्रिविलेज है कि डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं। आपको याद होगा सबसे पहले जो बुक आई थी, कम से कम वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स जिसे मैं कह सकता हूं कोविड के टाइम पे, टिल वी विन, जिसका नाम था, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया उसके लीड को ऑथर थे। और वो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, महामारी विशेषज्ञ हैं। और उन्होंने कई जो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के विषय में लगातार तमाम मुख्तलिफ अखबारों में आप उनके आर्टिकल पढ़ते रहे हैं। डॉक्टर लहरिया, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका हमें वक्त देने के लिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि 3 साल का वक्फा हो गया जब दुनिया को महामारी ने हमला किया था। उसके बाद भारत में भी लगभग इतना ही वक्त कह सकते हैं, इससे थोड़ा कम वक्त, जब पहला केस आया था। टीकाकरण कार्यक्रम शुरू हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, हम ऐसा कह सकते हैं लगभग। तो आज की स्थिति में संक्षेप में आप कैसे देखते हैं विश्व और भारत को कोविड-19 की समस्या के सामने? हृदेश जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और सारे दर्शकों को नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ इस चर्चा को करने का मौका मिल रहा है। कोविड-19 की जहाँ तक बात आती है, परिस्थितियाँ काफ़ी सुधरी हैं और अच्छे के लिए बदलाव आया है। 3 साल पहले और कहे हैं तो एक मार्च की शुरुआत में, मार्च 2020 की शुरुआत में जब भारत के चौथा केस आया था, 30 जनवरी को 2020 को भारत में पहला केस आया था और तब से अब तक परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि अब भले ही भारत में कोविड-19 की बीमारी करने का जो वायरस है, सार्स कोवी 2, उसका संक्रमण हो रहा है, लेकिन उसका जो क्लिनिकल इम्पैक्ट है वो घटता जा रहा है। अर्थात लोगों को इन्फेक्शन होता है, लेकिन उसकी वजह से गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत कम है और हम देख भी रहे हैं कि लोगों को अब कोविड-19 की मध्यम दर्जे या गंभीर बीमारी नहीं होती है, जिसकी वजह से अस्पताल जाना पड़े, तो परिस्थिति सुधरी है। महामारियों के क्षेत्र में अगर ऐसा होता है, इन्फेक्शन हो लेकिन बीमारी नहीं हो, तो हम उस समय को कहने लगते हैं कि अब बीमारी एंडेमिक हो गई है। अर्थात संक्रमण भले ही है, बीमारी नहीं है। और भारत के लिए कहा जा सकता है कि पिछले 5-6 महीने में यह कोविड-19 की बीमारी जो है वो एंडेमिक हो चुकी है और अब हमें उतनी अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जितनी पहले थी। ऐसा क्यों हो रहा है? और इसकी वजह यही है कि जो पिछले 2 ढाई साल में लगभग अधिकतम आबादी को संक्रमण हो चुका है, नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और नेचुरल इन्फेक्शन के बाद व्यक्ति फ्यूचर में इन्फेक्शन तो हो सकता है लेकिन बीमारी से प्रोटेक्ट हो जाता है। साथ ही भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत में जिस आबादी को, एडल्ट पॉपुलेशन को टीकाकरण की बात की गई थी और करीब 97% आबादी को कम से कम एक टीका लग चुका है और 90% से अधिक आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। तो टीके काफ़ी प्रभावकारी होते हैं गंभीर बीमारी से बचाने में। तो इन दोनों परिस्थितियों में मैं कहूँगा कि अब हम काफ़ी हद तक निश्चिंत हो सकते हैं कि बीमारी का प्रकोप और प्रभाव कम हो गया है। जब मैं लोगों से यह बात करता हूँ तो लोग अक्सर कहते हैं कि अब भविष्य में क्या होगा? तो मैं कहूँगा, उनको कहता हूँ कि देखिए, मैं महामारी विज्ञान को पढ़ा हूँ लेकिन मैं भविष्यवाणी करने की वो हैसियत नहीं रखता हूँ। राइट। फिलहाल परिस्थितियाँ मैं काफ़ी भविष्य, आपने भविष्य की बात की, मैं भविष्य पे आने से पहले वर्तमान की बात करूंगा। पिछले कुछ वक्त में बदकिस्मती से हमने देखा कि बहुत सडन डेथ्स के मामले सामने आए हैं। और खासतौर से क्योंकि आजकल मीडिया बूम है और उनकी रिपोर्टिंग भी हो रही है, तो हमें पता भी चल रहा है। कई लोग जांच की मांग कर रहे हैं। क्या ये कोरोना का आफ्टर इफेक्ट है, जिसके बारे में आप लोगों ने भी, पहले डॉक्टर्स ने भी, विशेषज्ञों ने भी कहा कि हाँ, शरीर के कुछ अंगों को आप जांच करवाइए, कोरोना एक बिल्कुल अलग तरीके से प्रभाव उसमें डाल सकता है? या फिर इससे आगे बढ़कर कई लोग कह रहे हैं कि भैया जो वैक्सीन के विरोधी थे, या और लोग भी कह रहे हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है अगर जांच हो जाए, तो क्या ये वैक्सीन का प्रभाव हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों में ये अचानक, क्योंकि स्वस्थ लोगों के मामले आ रहे हैं, राजू श्रीवास्तव जैसे जिमिंग कर रहे थे, या दूसरे कोई एक सिंगर हैं के, उनके साथ हुआ। कई लोगों ने ट्वीट किए जिनके अपने लोग जो है स्पोर्ट्स पर्सन थे, उनके बच्चे। तो इसको हम कैसे देखें?
हृदेश जी, आपने काफी टॉपिकल मुद्दा उठाया है। इसको मैं 3 भागों में बात करूंगा इसके बारे में। एक तो कि जो दिल से संबंधित बीमारियों का काफी हम चर्चा सुन रहे हैं, पहली बात। दूसरा, लोग कह रहे हैं क्या यह कोविड की वजह से हो रहा है, और तीसरा क्या है वैक्सीन की वजह से हो रहा है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। दिल के दौरे पड़ने से लोगों की मृत्यु, खासतौर से यंग एज के लोगों की भी मृत्यु हो रही है। तो बात यह है कि सारी दुनिया में कोविड से पहले भी हृदय से संबंधित बीमारियां और खासतौर से एक्सरसाइज के दौरान मृत्यु की खबरें आती थी, लेकिन उनको नोटिस नहीं किया जाता था। एक्सरसाइज करने के समय या कोई भी गंभीर हाई हैवी फिजिकल इंटेंसिटी एक्सरसाइज एक्टिविटी करने पर लोगों की मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो उसको अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है, ये 2007 की बात मैं बता रहा हूँ, 2007 का एक आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एक्सरसाइज का और व्यक्ति की हेल्थ आउटकम का एक जो डोज रिस्पांस कर्व होता है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में डोज रिस्पांस कर्व, मतलब अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या उसकी तुलना में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हार्ट स्पेशलिस्ट और जो रिसर्चर कहते हैं कि एक्सरसाइज का एक इनवर्स जे शेप्ड कर्व होता है। जैसे जे का अंग्रेजी का जे अल्फाबेट होता है, उसको उल्टा कर दें तो अगर उल्टे में देखें तो ऊपर जाके एक प्लेटू कर जाता है और नीचे झुकने लगता है। उसका मतलब हुआ कि अगर हम एक्सरसाइज बढ़ाते जाएं और हाई इंटेंसिटी में करें तो एक सर्टेन लिमिट तक तो फायदा होता है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कोई करेगा तो उसका फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी करेगा तो उसका नुकसान भी हो सकता है। और यही वजह है कि ऐसा नहीं कि अगर जो व्यक्ति आज तक कभी कोई एक्सरसाइज नहीं किया, अगर वो एकदम हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइज करता है तो उसको हार्ट अटैक और अन्य दिल संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं और मृत्यु भी हो सकती है। बहुत पहले से जाना जाता था, कोविड से पहले जाना जाता था। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा संक्षेप में इसी का साइंटिफिक रैशनल। क्या होता है कि अधिकतर लोग जो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं, अगर वो हाई, तो उनके शरीर में और या उनको जो हार्ट ब्लॉकेज जो हम कहते हैं कि नसों में वसा की जमाव हो जाता है, तो वो नॉर्मली तो साधारण जिंदगी जीते रहते हैं, लेकिन अगर जब एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी में जाते हैं तो उनके दिल में अधिक ब्लड सर्कुलेशन की जरूरत होती है, लेकिन जो दिल की धमनियां कमजोर पड़ गई हैं वो सप्लाई नहीं कर पाता है, और उसकी वजह से वो अचानक से कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, रप्चर हो सकता है, और उस वजह से लोगों की मृत्यु होती है। तो ये कोविड से पहले भी होती थी। तो ये साइंटिफिक रैशनल है कि क्यों लोग अचानक से नाचते हुए या कोई हाई इंटेंसिटी में मृत्यु हो जाती है। यह कोविड से पहले भी था। याद रखना है, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो पहले फिजिकली इनएक्टिव हैं, अगर हाई इंटेंसिटी में जाते हैं, उनको खतरा हो सकता है। लोगों को ख्याल रखना है। अब बात आती है कि क्या कोविड की वजह से यह हुआ। तो फिलहाल इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। दरअसल बात यह है कि आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति हम देखेंगे तो हर व्यक्ति को कोविड का इन्फेक्शन हो चुका है। तो जिसको भी अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है वो कोविड का इन्फेक्शन तो होगा ही। तो सिर्फ इस आधार पर कह देना कि कोविड की वजह से हो रहा है, कहना मुश्किल है। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोविड से पहले भी होता था, कोविड के बाद भी होता था। संभवतः हमारी नजर उस पर अधिक जा रही है और इसी वजह से ये खबरें नोटिस की जा रही हैं। तो और अंतिम बात आप जो इस बात को डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं यहाँ पर कि कोविड और टीकाकरण दोनों को ही खारिज कर रहे हैं। इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं कि कोविड जिसको हुआ वो भी सामान्य जिंदगी जी सकता है, उसको इस तरह के हार्ट ब्रेन स्ट्रोक हार्ट स्ट्रोक जो हो रहे हैं उससे ये को कोरिलेट करने की जरूरत नहीं, और टीकाकरण से भी जो है जोड़ने की जरूरत नहीं है अभी तक जो आप एक। बिल्कुल संक्षेप में यही कहूंगा कि न तो कोविड से जोड़ा जा सकता है, न टीकाकरण से जोड़ा जा सकता है। और सिर्फ हम अपने सिर्फ बातों के आधार पर कि इस व्यक्ति को कोविड हुआ था और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, उस आधार पर नहीं कह सकते। इस तरह के जो साइंटिफिक और एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, अगर हमें इसे कंक्लूसिवली समझना है तो इस पे एक जिन लोगों को कोविड कंफर्म हुआ था और जिनको नहीं हुआ था, और उनमें इंसिडेंट की रेट देखनी पड़ेगी। साथ में जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि कोविड से पहले भी हो रहा था और कोविड के बाद भी हो रहा था। दुनिया के कई देश हैं जहां पर इस तरह की रजिस्ट्री होती है, पॉपुलेशन रजिस्ट्री, जहां पर हर मृत्यु का प्रॉपर पंजीकरण किया जाता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि इनको किस वजह से मृत्यु हुई है। तो उन रजिस्ट्रीज में भी देखा जा रहा है, और अभी तक इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि कोविड का संक्रमण होने से या कोविड टीकाकरण होने से दिल के दौरे या इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अंत में एक चीज और मैं कहूंगा कि हाँ, कुछ वैक्सीन जैसे mRNA बेस्ड वैक्सीन है, वो यंग एज में भी 30 साल से कम उम्र के लोगों में मायोकार्डाइटिस, हार्ट में इन्फ्लामेशन और उस तरह की कुछ दिक्कतें करती हैं, बहुत रेयरली। लेकिन उन वैक्सीन से भी
हार्ट अटैक या मृत्यु का कोई संबंध नहीं देखा गया है। तो कुछ ऐसा कोई एविडेंस नहीं है फिलहाल यह कहने के लिए कि कोविड से और कोविड-19 वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। तो मेरा आखिरी सवाल इससे आपको पैदा होता है चंद्रकांत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह से हम लगातार बात करते हैं, काम कर रहे हैं, रिसर्च पेपर्स देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर और पर्यावरण के विनाश का असर भी कई बीमारियों को पैदा कर रहा है। जैसे कहीं पर अगर बहुत गर्मी हो रही है और मच्छरों के पैदा होने की अनुकूल स्थितियां हो रही हैं, तो वहां मलेरिया और डेंगू जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो इसको आप एक महामारी विशेषज्ञ के तौर पर कैसे देखते हैं कि जूनोटिक समस्याएं पैदा ना हो, जंगलों को बचाया जाए? तो इस पर आपकी रोशनी थोड़ा समझ हम सुनना चाहेंगे कि कैसे हम पर्यावरण को महफूज रख के स्थितियों को संभाल सकते हैं। हृदयेश जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात की है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का नुकसान और बीमारियों के तेजी से फैलने में एक सीधा संबंध है, और यह संबंध काफी लंबे समय से स्टडी किया जा चुका है और वैज्ञानिक समूह में इस पर पूरी तरह सहमति है। 1940 से 2004 वर्ष 2004 तक करीब 300 बीमारियां ह्यूमंस में फैली थीं। उनमें से करीब 200 बीमारियां सिर्फ फॉरेस्ट या एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आई थी। अब इसको स्टडी भी किया जा चुका है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी वजह करीब 3-4 मुख्य कारण है। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे आपने भी बात की कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में राइज होता है तो कई सारे पैथोजन जो एक सर्टेन एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो दूसरे उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने लगते हैं और कई बीमारियां ह्यूमंस को हो सकती हैं। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। अगर ह्यूमन इंक्रोचमेंट जो फॉरेस्ट में हो रहा है उसकी वजह से काफी सारे वायरसेज और पैथोजन जो जंगलों में रहते हैं लेकिन वो ह्यूमन कांटेक्ट में आ रहे हैं और उससे हमें बीमारियां फैलने की संभावना बढ़ रही है। तीसरा बात याद करने की है, सिंगल एनिमल बैटरी फार्मिंग। आपको याद होगा 2009 में जो H1N1 स्वाइन फ्लू पेंडेमिक आया था, मेक्सिको से स्टार्ट हुआ था। जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उसके करीब 8 मील दूर एक पोल्ट्री फार्म था और काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था और माना जाता है कि शायद वायरस वहां से आया। उसी तरह हम जानते हैं कि कोविड-19 में भी बात होती रहती है चाइना के वुहान में वेट मार्केट से, जो लोगों की डाइटरी हैबिट है कि वो ऐसे रेयर मीट्स को खाना चाहते हैं। तो इन सब व्यवहारों के साथ और अंत में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक्स एनिमल्स में यूज किए जाते हैं, हमारी चाह है कि वो हैवी और हाई क्वांटिटी मीट प्रोडक्शन हो और उसमें तो जो एंटीबायोटिक्स एनिमल्स को दिए जा रहे हैं वो फूड चेन के थ्रू ह्यूमंस में आ जाते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं कि बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका नेचर में 28 अप्रैल 2022 को एक आर्टिकल आया था। रिसर्चर ने एनालिसिस किया कि अगर अभी से 2070 के बीच में अगर दुनिया का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, अगर ऐसा हुआ तो करीब 10 से 15 हजार पैथोजेंस जो अब तक जंगलों में रहते हैं वो इंसानों के संपर्क में आएंगे और बीमारियों के फैलने की संभावना अधिक तेज हो जाएगी। वो रिसर्चर कहते हैं कि ऐसा होने पर सबसे अधिक नुकसान एशिया और अफ्रीकन देशों में होगा, क्योंकि वहां पर चुनौतियां अधिक हैं। ये पैथोजन ऐसे सेटिंग से मर्ज करेंगे। तो संक्षेप में मैं कहूंगा कि अब तक उपलब्ध आंकड़े और साथ में जो प्रोजेक्शंस है, वैज्ञानिक स्टडीज हैं, क्लियरली कहती हैं कि अगर हमें महामारियों को और बीमारियों के प्रसार को रोकना है तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको हॉल्ट करना होगा, डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, साथ और अपनी फूड हैबिट्स को भी थोड़ा हमको मॉडिफाई करना होगा या बदलना होगा कुछ। मैं लोगों से अक्सर पूछता हूं कि देखिए हम सुनते रहते हैं अफ्रीका जैसे देशों में क्यों ऐसी बीमारियां, बहुत सारी नई वायरस इमर्ज करते हैं, क्योंकि अफ्रीका एक फॉरेस्ट, काफी सारे फॉरेस्ट होते हैं बट प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ देश है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में दुनिया का 60% लिथियम वहीं से निकलता है। तो जंगलों का खनन और जो वो भी अनप्लान, साथ में डिफॉरेस्टेशन से हमें ऐसे वायरस आते हैं कि हमारी जो चाह है, जो नए खनिज पदार्थों के, उसके चलते हम वायरस और पैथोजेंस का शिकार होते जा रहे हैं। तो हमें प्लान हमें विकास के लिए काम करना है, लेकिन साथ में हमें इंश्योर करना होगा कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। हमें इंश्योर करना होगा कि हमें जंगलों को नुकसान न पहुंचे, ग्लोबल वार्मिंग ना हो। तभी हम भी सिर्फ टेक्निकल इवोल्यूशन से महामारियों से नहीं लड़ा जा सकता, हमें महामारियों को रोकथाम के लिए पर्यावरण को बचाना होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस कार्यक्रम में हम चाहेंगे आगे भी आप हमसे बात करें, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बात करें, लेकिन मैं एक सलाह जरूर दूंगा यहाँ पर अपने दर्शकों को, जिन्होंने भी देखा है कि डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जो एक महामारी विशेषज्ञ हैं, उनको ना केवल इस कार्यक्रम के जरिए उनकी बात को समझें, बल्कि उनको ट्विटर पर फॉलो करें। उनका हैंडल हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहाँ स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं उनका हैंडल। इसके अलावा उनकी बुक है अंटिल वी विन, जो बुक उन्होंने लिखी थी दो मशहूर डॉक्टर्स के साथ मिलकर। इसके अलावा उनके आर्टिकल्स तमाम अखबारों में आते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी डॉक्टर साहब आपकी, जो आप शुरुआत से बिना किसी के कहे हिंदी में लिख रहे हैं। कृपया हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में जितने दूसरे विशेषज्ञ साथी आपके हैं उनसे कहिए लिखने को, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तान का जो अंग्रेजी ही नहीं समझता, बल्कि दूसरी भाषाओं में बात करता है और चीजों को समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात करने के लिए। इको एनर्जी टॉक को आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस पर लगातार बने रहें।